हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम। आज हम पीजीटी प्रवक्ता, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, प्रवक्ता का सिलेबस डिस्कस करेंगे। कल मैंने इसका ऐसे ही पोस्ट लगाया था तो आप लोगों के मुझे थोड़ा मेरे चेहरे पर मुस्कान भी आई ये सोचकर, क्योंकि उसमें कमेंट में मुझे मिला जो पढ़ने को कि मैम बस इतना सा ही सिलेबस है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोगों को ठीक से सिलेबस भी नहीं पता है। ये देखने में इतना है बिल्कुल उसी की तरह जैसे हम अपने फेस को जब आईने में देखते हैं तो बस हमारे सामने का फेस दिखता है, अंदर क्या है किसी को नहीं पता। ठीक है, वैसे ही ये सिलेबस है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको भी नहीं पता है कि जो दिख रहा है बस इतना ही है, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। तो आपको इसके ये जानना है कि इसके अंदर और क्या क्या पढ़ना है। ये देखने में तो बस एक पेज का है, लेकिन ये बहुत बड़ा है और इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सी बुक आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगी। मैं कोशिश करूंगी आपको सब चीज़ें डिस्कस करने की। बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ाई की चर्चा नहीं करेंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम ने ऊपरी तौर पर बता दिया, क्योंकि बेटा ये है ना, सिलेबस हम यहाँ डिस्कस करने आए। अगर हम यहाँ पर सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाने लगे कि वस्तु विज्ञान के सिलेबस में ये चीज़ होती है और फिजियोलॉजी में ये चीज़ होती है, तो बहुत लंबा सिलेबस चला जाएगा, 4-5 घंटे की क्लास कम से कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम नॉर्मली बस सिलेबस जानेंगे और इस बेस पर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके टॉपिक से जुड़ी हुई बनाऊंगी और आप आराम से तैयारी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी में मिलेंगी या एससीईआरटी में मिलेंगी, तो वो चीज़ें भी मैं करा रही हूँ और बहुत चीज़ें करा भी दी हैं, तो वो आप चैनल से जुड़कर हमारे पढ़ सकते हो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लास 12 तक लेवल तक की भी मिलेंगी जो कि आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हो। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सिलेबस थोड़ा सा बेसिक दिख रहा हो, लेकिन ये बहुत सिलेबस है और इसको पढ़ना भी आपके लिए एक टास्क है। लेकिन आपको एक चीज़ छोटी सी मैं ज़रूर बात कर रही हूँ, थोड़ा समय आपका ले रही हूँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। कल हुआ था, आपको पता है, महाधरना प्रदर्शन हुआ था कहाँ, इलाहाबाद में। जो हमारा नया आयोग बना है, शिक्षा आयोग, उसके सामने हुआ था। कीर्ति पांडे जी से बैठक हुई, कुछ स्टूडेंट गए थे, कुछ जो बड़ी बड़ी कोचिंग के जो संचालक वगैरह हैं वो भी गए थे मीटिंग में, 4-5 लोग गए थे। ठीक है, तो मैं वैसे इसकी अलग वीडियो अगर आप कहोगे कमेंट में तो बना दूंगी। मैं मोटे तौर पे आपको बता दूं तो मैडम जी ने ये कहा, जो अध्यक्ष महोदय कीर्ति पांडे जी हैं, उन्होंने ये बोला कि पेपर आपका जल्द होगा लेकिन पोर्टल नहीं खुलेगा, क्योंकि हमें अभी नई भर्तियों का कोई अध्याचन मिला नहीं है। तो हम कैसे सीट वृद्धि कर दें, ठीक है, कैसे हम मतलब पोर्टल खोलकर नए फॉर्म ले लें और आपकी सीटें बढ़ जाए, मैं ये काम अभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई भी इसकी सूचना नहीं है। मैं मोटे तौर पे बताऊंगी। बस सबसे बड़ा शब्द इसमें क्या था कि पेपर आपका जल्द होगा। पेपर जल्द होगा, तो अब तक आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आज मैं सिलेबस लाई हूँ, देख लीजिए। ये सिलेबस के बेस पर थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा अभी भी समय है, नहीं तो सब कुछ हाथ से छूट जाएगा। सीट्स वैसे भी बहुत कम है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। आपको ये पता ही चल गया, पीजीटी का सिलेबस आज मैं लाई हूँ। टीजीटी का इससे भी छोटा है देखने में, लेकिन अंदर उसमें वही है जो इसमें पढ़ना है, बस अंतर इतना है यहाँ पर आपको ये मानव शरीर क्रिया विज्ञान को बहुत पढ़ना है, वहाँ पर उतना नहीं पढ़ना है, पढ़ना है बस। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप पीजीटी का तैयार कर लेते हो तो टीजीटी का ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शरीर रचना विज्ञान की हम बात करेंगे। आप लोगों ने एलटी ग्रेड के सिलेबस को मुझसे बोला था, लेकिन जब कल वाली मैंने न्यूज़ देखी, महाधरना वाली जो न्यूज़ देखी कि उसमें कीर्ति मैम ने क्या बोला, तो मैंने सोचा चलो एलटी ग्रेड में भी टाइम है, आपको ये सिलेबस बता दूँ, इसकी तैयारी आप पहले करो। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान का परिचय एवं कोशिका की संरचना एवं संगठन तथा जीव द्रव्य की विशेषताएं। जब हम कोशिका पढ़ते हैं तो कोशिका की यहाँ पर आपसे जैसे संरचना पूछी जा रही है, ठीक है, शरीर संरचना विज्ञान के विषय में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको पूरा ये बताना है कि हमारा शरीर जो है कैसे बना है। ठीक है, कैसे हमारी अस्थियों का निर्माण हुआ, कैसे हमारा ये पूरा कंकाल तंत्र, मतलब एक पूरा सिस्टम बताना होगा कि कोशिका से हमारे तो ऊतक बने, ऊतक से हमारे अंग बने, अंग से हमारे अंग तंत्र बने और फिर हमारे शरीर का निर्माण हुआ। इस तरीके से आपको पूरी संरचना वहाँ पर पढ़ी हुई होनी चाहिए, जब पेपर में प्रश्न आए आप आंसर दे सको। कोशिका के विषय में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप जानते हो हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो कोशिका होती है। ठीक है, तो इसमें कोशिका की आपकी संरचना भी पढ़नी है। संरचना कि कैसे कैसे कोशिकाएं बनती हैं, आप जानते हैं प्रोटीन वगैरह से कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं के मिलने से ही ऊतक बनते हैं। तो ये सब बातें हम नहीं करेंगे, हमने क्या कहा, हम पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर बस आपको सिलेबस समझाएंगे। यहाँ पर आपको अब बात आती है कि क्या इतना ही पढ़ना है, नहीं, आपको यहाँ पर कोशिका के सारे अंग पढ़ने हैं। अंग में क्या क्या आ जाएगा, केंद्रक आ जाएगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, इसके साथ साथ आपका राइबोसोम आ जाएगा, गोल्जी कॉय आ जाएगा, आपका लाइसोसोम आएगा, सेंट्रोसोम आएगा, सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेनली इसका जो CPU कहा जाता है केंद्रक, उसकी भी डिटेल्ड जानकारी
जानकारी, इनके खोजकर्ता, ये सब आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप जब ये पढ़ने बैठोगे ना तो वहाँ पर आपको खुद ही मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं जब हमारे तंतुओं का विकास होता है, ठीक है, इतिहास उनका, ठीक है, और हम शरीर में उनका वितरण किस तरीके से होता है, मतलब वही आपको समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और शरीर में उनका वितरण किस तरीके से हुआ, किस तरीके से विभाजन होता है, किस तरीके से कोशिका का निर्माण होता है, ये बताना है। खून लिम्फ, या जिसे हम मतलब लिम्फ बोलते हैं, दिल का संचरण, यहाँ पर आपको हार्ट में आप जानते हो हार्ट का शेप पूछा जाता है, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र आपको पूरा पता होना चाहिए, ये सब आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, ये लाइन जो है यहाँ पर रिपीट हो गई है। रक्त का जमना, रक्त निर्माण एवं विघटन, नसें और धमनियों का दबाव, श्वसन तंत्र की विशेष संरचना, श्वसन की कार्यप्रणाली, ये सब आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि रक्त का जमना कैसे, जैसे हम कहते हैं ना विटामिन के की कमी जो होती है, कमी होती है और आपके चोट लग जाए और विटामिन के शरीर में ना हो या फिर कैल्शियम की कमी हो तो आपका रक्त नहीं जम पाएगा, ठीक है, रक्त नहीं जम पाएगा और जिससे क्या होगा, बहुत सारा ब्लड बह जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो रक्त का कैसे जमता है, ये पूरा आपको प्रोसेस इसका होता है, वो भी कि थ्रोम्बिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका विघटन का कारण क्या है, जो आरबीसी आपके टूटते हैं उनका कारण क्या है, ठीक है, धमनी क्या है, धमनी पर जो दबाव होता है वो क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। श्वसन तंत्र की विशेष संरचना, जो आपका जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, उसमें उसकी पूरा स्ट्रक्चर आपको प्रोसेस यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा सिस्टम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इसका प्रणाली कैसे कार्य करती है ये सब आपको पता होना चाहिए। मतलब हम कैसे निःश्वसन करते हैं, कैसे प्रश्वसन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या मतलब ये सारी चीज़ें, आपको कितना ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में एक समय में एकत्रित होता है, जब आप ये पढ़ोगे सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। फेफड़ा और तंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से होता है, वही श्वसन क्रिया में ही ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, ठीक है। अम्ल आधारित संतुलन, मतलब अम्ल आधारित संतुलन क्या होता है, श्वसन तंत्र का सिरा एवं रासायनिक नियंत्रण क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें, मतलब किस तरीके से श्वसन तंत्र का नियंत्रण होता है, ये सब चीज़ें। बल्कि श्वसन जो होता है, श्वसन जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो श्वास का नियंत्रण हम नहीं कर सकते, श्वास जो लेते हैं हम, ऑक्सीजन की शक्ति हमसे ज़्यादा होती है, हम कुछ सेकंड सांस रोकते हैं और उसी में क्या होता है, हम एकदम बेचैन हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, अनोक्सिया क्या होता है, एस्फिक्सिया क्या होता है, कृत्रिम श्वसन क्या होता है, आप जानते हो हम कभी भी ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारी श्वास का, ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है, जिसको हम अनोक्सिया कहते हैं। दम घुटना या कोई भी ऐसी समस्या होता है, हम सांस नहीं ले पा रहे, उसको हम एस्फिक्सिया, मतलब श्वास अवरोध, किसी भी वजह से अवरोध पैदा हो गया, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, तो ये अनोक्सिया और एस्फिक्सिया कहलाता है। कृत्रिम श्वसन आप जानते हो, वेंटिलेटर क्या है, एक कृत्रिम श्वसन का माध्यम है। या फिर हम जब वो पढ़ते हैं ना सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि, ये सब क्या चीज़ है, ये सब श्वसन के माध्यम है। जब हम कोई पानी में डूब जाए या कुछ हो जाए तो हम क्या करते हैं, मुंह द्वारा श्वसन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको 12th क्लास की बुक में भी मिल जाएंगी, ठीक है, 9 से 12 की बुक में भी ये सब मिल जाएगा, ओके। बात करते हैं पाचन तंत्र की सामान्य संरचना, जिसमें आपको आमाशय के विषय में आहार नाल की लंबाई से लेकर आपको छोटी आंत, देखो ये लिखा हुआ भी है, बड़ी आंत, पेट में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इस छोटी आंत बड़ी आंत सब आपके पेट में ही होते हैं। यकृत, पेनक्रियाज जो आपके इंसुलिन हार्मोन के लिए जिम्मेदार है, और उससे बहुत सारे और भी हार्मोन जो है निकलते हैं, जैसे वसा के पाचन के लिए भी यह जिम्मेदार होता है, ठीक है। और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, मतलब सभी तरीके के इससे कुछ एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे इसकी आहार नली की गतिविधियाँ, रिसाव की प्रक्रिया, पाचन कार्य में जो एंजाइम के कार्य होते हैं, कि बहुत सारे एंजाइम हैं, आप जानते हो प्रोटीन का पाचन करने वाले बहुत सारे, पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, ठीक है। ऐसे एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और वसा है उसके मतलब लाइपेज वसा को तोड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब एंजाइम है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। आगे हम बात करेंगे, इसी में देख रहे हो सारा सिलेबस, आपको एक बार दिखा दूँ मैं मोटे तौर पर, जो ये सिलेबस आप यहाँ तक देख रहे हो, कहाँ तक, इतना हम लोग पढ़ चुके, यहाँ तक देखिए, हेल्थ तक, स्वास्थ्य तक, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके जो हम बात कर रहे हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान है। स्वास्थ्य का सिलेबस और न्यूट्रिशन साइंस का सिलेबस इन्होंने मिक्स कर दिया है, आहार एवं पोषण को अलग से डिफाइन नहीं किया गया है, इसी हेल्थ में ही कर दिया गया है, ठीक है। वो भी बहुत इतना छोटा आपको लगेगा, बस इतना सा ही है, ठीक है। गृह प्रबंध देखिए क्या इतना छोटा है गृह प्रबंध, पर इसी में समेट दिया है, लेकिन आपको सब पढ़ना है, ओके। आगे अभी हम दिखा दे रहे हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट से भरमार आती है क्वेश्चन की, देखिए
इतनी 2 लाइनों में इन्होंने समेट दिया। वस्त्र एवं परिधान को 2.5 लाइन में इन्होंने समेट दिया। ठीक है, आपको बस मोटे तौर पे मैं दिखा दूं फिर डिस्कस करती हूँ। प्रशासनिक शिक्षा 3 लाइन भी नहीं, 2.5 लाइन में भी इसको समेट दिया। ठीक है, समझने के लिए मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। बस देखने में ये छोटा है पर ये तोप है। ठीक है, ये कहते हैं ना ब्लास्ट, वो चीज़ है कि छोटा सा पटाखा और ब्लास्ट धमाका, धमाका बड़ा करता है, वो वाली चीज़ है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली पाचन तंत्र के विषय में, कर ली बात गुर्दा तथा मूत्र। ठीक है, गुर्दा तथा मूत्र निस्तारण, वृक्क का निर्माण, उसकी संरचना। ठीक है, मांसपेशी, त्वचा, मांसपेशियों की बनावट, मांसपेशियों के खिंचाव। ठीक है, कि इससे भी प्रश्न अभी बीपीएससी में ही बना था। ओके, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो ये जो भी हमारा जो चीज़ फिल्ट्रेशन का वर्क होता है, गुर्दे क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, पानी को छानना, प्रोटीन को छानना, ब्लड को छानना। ठीक है, सबको प्यूरिफाई करने, मतलब फिल्टर का काम करते हैं ये सब चीज़ों को। फिर मूत्र का निर्माण करते हैं। तो पूरे गुर्दे का आपको स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको उसकी क्रियाकलाप, सारी संरचना, सब कुछ पता होना चाहिए। त्वचा के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारे त्वचा जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा संवेदी अंग है। ठीक है, तो इसके विषय में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मांसपेशियों की बनावट पता होनी चाहिए, मांसपेशियों के खिंचाव, हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, ये सब चीज़ें आपको, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इनमें क्या क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। मांसपेशियों में जानते हो लैक्टिक अम्ल जम जाता है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है और जिस वजह से क्या होता है हमें थकान होती है। तो ये सारा चीज़ें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, नाड़ी तंत्र परिवर्तित कार्य संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण की सामान्य प्रक्रिया, विशेष रूप से दृश्य और श्रव्य के संबंध में। आप जानते हो हमारे जो नाड़ी तंत्र होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं, उनमें 5 संवेदनाएं मुख्य होती है। कौन कौन सी होती है? आपकी आँख हो गई, आपके कान हो गए, आपकी त्वचा हो गए। ठीक है, आँख, कान, त्वचा, और क्या हो गया, आपकी स्मेल आती है नाक से, और आपकी जुबान हो गई, टंग। ठीक है, जीभ जिसे कहते हैं, जिससे हम टेस्ट लेते हैं। ये 5 आपके मुख्य सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसमें त्वचा सबसे बड़ा संवेदी अंग कहा जाता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया, दृश्य और श्रव्य। मतलब आपको आँखों के विषय में पता होना चाहिए, और श्रव्य मतलब कानों की पूरे स्ट्रक्चर के विषय में आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, कान की हड्डी आप जानते हो सबसे छोटी होती है, तो वो प्रश्न कहाँ से आता है, कान से। स्टेपीज हमारे कान की मतलब सबसे छोटी हड्डी किस अंग में पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। तो ये वही से प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आपको संवेदी अंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, बल्कि इसी के साथ साथ आपको आँख और कान भी पढ़ना है। मतलब दृश्य और श्रव्य पर विशेष ध्यान देना है पांचों चीज़ों में। ठीक है, ये 5 हैं, 5 में सबसे ज़्यादा आपको दृश्य और श्रव्य में पढ़ना है। और त्वचा के विषय में पहले ही लिख दिया है, तो मतलब इसे भी पढ़ना है। ओके, तो बात करते हैं आगे, इडेंटोलॉजी। ठीक है, इडेंटोलॉजी मतलब दांतों के विषय में, हार्मोन का निष्करण के सिद्धांत, विकास, चयापचय और पुनरुत्पादन, और हार्मोन का नियंत्रण। ठीक है, हार्मोन आप जानते हो जो डक्टलेस होती हैं हमारी कुछ ग्रंथियां, उनसे क्या होता है, हार्मोन निकलता है और डायरेक्ट वो क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है। तो हमें ये हार्मोन्स के विषय में भी पढ़ना है, किस तरीके से ये हमारे शरीर के चयापचय में, हमारे शरीर के विकास में सहायक है। इन सब चीज़ों का हमें पढ़ना है। जैसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन आप जानते हो, कम रिलीज हो तो व्यक्ति क्या होता है, नाटा रह जाता है। बहुत अधिक रिलीज हो जाए तो क्या होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन से हमारा भीमकाय शरीर हो जाए। भीमकाय शरीर का मतलब होता है लंबाई आवश्यकता से अधिक बढ़ जाना। ठीक है, मतलब अधिक लंबा हो जाना। तो ये सब क्या है, हार्मोन है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे आप जानते हो स्त्री हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन है। ठीक है, और क्या हो गया आपका, पुरुषों में क्या होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन है। तो ये सब क्या है, हार्मोन है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन अब पाया जाता है महिलाओं में, मतलब बहुत सारे, प्रोलैक्टिन है। पुनरुत्पादन, स्त्री एवं पुरुष के प्रजनन अंगों की सामान्य बनावट। ये सारी चीज़ें जो हमारे पुनरुत्पादन अंग होते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, पाचन जो गर्भ का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो वाले अंग, जैसे गर्भाशय से संबंधित चीज़ें। ठीक है, स्त्री एवं पुरुष के जो प्रजनन अंग है, वो वाली चीज़ें। प्रजनन अंग दोनों के अलग होते हैं, स्त्री के अलग होते हैं, पुरुष के अलग होते हैं। उनकी बनावट ये आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने ये पढ़ाया हुआ है। प्यूबर्टी एज क्या होती है ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, जो 12 और 13 वर्ष की, मतलब बाल्यावस्था के बाद और किशोरावस्था से पहले की अवस्था को हम प्यूबर्टी अवस्था कहते हैं। ये लगभग 1 या 2 साल की होती है, कभी कभी 12 से 14 वर्ष, कभी कभी 13 से 14 वर्ष, या कभी कभी 12 से 13 वर्ष, मतलब 1-2 साल का अंतर, यही एज मानी जाती है। ठीक है, पुरुष में हार्मोन की क्रिया क्या होती है, बच्चेदानी एवं गर्भाशय का विकास कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया, संचेतन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
फर्टिलाइजेशन वही चीज़ हो गई जो निषेचन की प्रक्रिया आप जानते हो कहाँ होती है, अंडवाहिनी नलिका में होती है। ठीक है, अंडवाहिनी नलिका में होती है तो आपको अंडवाहिनी का पता होना चाहिए। अंडाशय से हमारे क्या होते हैं, एग का निर्माण होता है महिलाओं में, तो आपको वो पता होना चाहिए। वृषण में पुरुषों के शुक्राणु का निर्माण होता है, तो वृषण क्या है आपको वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, गर्भाशय का आकार नाशपाती के समान होता है, इसके 3 भाग होते हैं। ये सब जब आप ये चीज़ें पढ़ोगे तो उसके अंदर ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो आप ये कह रहे थे बस इतना सा नहीं है, जब आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये लेसन खोलोगे तो इसके बहुत सारे आपको पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, इनकी क्रियाएं पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसका प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। ओके, पूरा A to Z पढ़ना होगा। ये थोड़ी ना कि गर्भाशय लिख दिया बात खत्म है, गर्भाशय के विषय में आपने पढ़ लिया कि स्त्रियों के शरीर में पाया जाता है, बच्चे का निर्माण करता है, बस बात खत्म। नहीं, पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है, गर्भधारण तथा उनके विविध अवयवों के कार्य पढ़ने हैं आपको। विभिन्न रोगों से शरीर का बचाव कैसे करें ये भी जानना है। संक्रमण की अवस्थिति में क्या करना है, क्या आहार देना है, आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, कैसे कौन से टीके लगवाने हैं, सृजन प्रतिरोधन सर्टिजन एंड एंटीबॉडीज़, मतलब प्रतिरोधन कैसे करना है, टीकाकरण के माध्यम से करना है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ उससे क्या होता है हमारे शरीर में विकसित हो जाते हैं। जब हमारे शरीर में एंटीजन जो है डाले जाते हैं तो क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ विकसित हो जाते हैं जो कि रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आप जानते हो टीकाकरण से क्या होता है, हमारे लिए कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी 2 तरीके की होती है, प्राकृतिक होती है, दूसरी कृत्रिम होती है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने से ही समझ में आएंगी। अब हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 50% की स्वास्थ्य के विषय में जानेंगे। स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन साइंस आपको एक ही में दे दिया है। इन्होंने न्यूट्रिशन साइंस की तो ऐसी धज्जियाँ उड़ाई हैं जैसे कि न्यूट्रिशन साइंस से मान लो कोई प्रश्न पूछते ही नहीं है, इन्होंने अलग से उसको जगह ही नहीं दी अपने सिलेबस में। ठीक है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य निवारक औषधि और सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रशासन, वायु एवं वातायन, हवा की संरचना, श्वसन क्रिया, धुआं, धूल, जीवाणु आदि के कारण, वायुमंडल में परिवर्तन, वायु में अशुद्धता का कारण। ये पार्ट आप इंटर क्लास की उस बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। बकाया हेल्थ साइंस में हम मैम वृंदा की बुक ले सकते हैं, मैडम वृंदा जी की बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है उनकी। ठीक है, तो स्वास्थ्य निवारक औषधि, और जो आप इससे पहले फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे ना, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ये भी आपको वृंदा मैम की मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, बकाया उसमें काफ़ी पोर्शन जो है मतलब आपको कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट में मिल जाएगा। लेकिन अब ये थोड़ी ना कि आप भटकोगे एक चीज़ के लिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट में आधा पोर्शन मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला है, ठीक है, वो वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट में, एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। पाचन तंत्र है आपका, ठीक है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, वृक्क क्या था, उत्सर्जन तंत्र था, मतलब आपको उत्सर्जन तंत्र भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्पेशली फिजियोलॉजी की बुक में ही देखने को मिलेंगी। जो पाचन तंत्र वाला पार्ट है वो आपको न्यूट्रिशन साइंस में भी मिल जाएगा, लेकिन वही बात आ गई कि सारा तो नहीं मिलेगा ना, तो एक बुक आपके लिए इसकी ले लेनी चाहिए। ओके, तो स्वास्थ्य निवारण औषधियाँ, इसकी वीडियो हमने बना रखी है, आप देख सकते हो। औषधि पर ज़रूर आप देखिएगा, SCRT करके सर्च करिएगा, आपको हेल्थ साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी। हेल्थ साइंस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रशासन एवं वायु, प्रशासन किस तरीके से वर्क करता है हेल्थ को लेकर, आप जानते हो इस समय स्वच्छता अभियान जोरों पर है। तो क्या ये प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक कार्य, भाई घर घर आ रहे कूड़े वाले कूड़े लेकर जा रहे हैं, तो ये प्रशासनिक कार्य है। वायु एवं वातायन, हवा, जो आप जानते हो आजकल हम लोग वायु के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक तो शुद्ध वायु हमें मिलती है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं आजकल हमने घर में, जो हमारे घर की नेगेटिव जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब कह सकते हैं जो दूषित ऑक्सीजन होती है उसको बाहर खींचकर फेंकने का काम करती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया में धुआं, धूल, मतलब आपको एक तरीके से यहाँ पर जो पर्यावरण प्रदूषण वाला पार्ट है वो भी पढ़ना होगा, जैसे कि आपको ध्वनि प्रदूषण हो गया, या फिर धुआं से क्या होगा आपका वायु प्रदूषण, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। वायु प्रदूषण से ही हमारा जो है श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, धुएँ से प्रभावित होती है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। क्लास 12th की बुक में आप देख लीजिएगा, या फिर हेल्थ साइंस की बुक ले आइएगा। ठीक है, वायुमंडल में परिवर्तन, वायु में अशुद्धता का कारण, ये अशुद्ध वायु क्यों होती है ये सब आपको पता होना चाहिए। रोग वातायन का अर्थ रोगी एवं स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक वायु, प्राकृतिक एवं कृत्रिम वातायन, और वायु का शुद्धिकरण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कृत्रिम वातायन, वही अभी हमने बात की, जो हम कृत्रिम रूप से बहुत सारी चीज़ें घर में लगा देते हैं। ठीक है, चिमनियाँ लगाते हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग एग्जॉस्ट लगाते हैं, जो कि अंदर की जो वही निगेटिव जो चीज़ें होती हैं उनको बाहर फेंकने का, निगेटिव गैस होती हैं जो नुकसानदायक गैस होती हैं उनको बाहर फेंकने का काम करती हैं। ओके,
आगे बात करते हैं गृह की स्वच्छता, जल निकास, ठीक है, घर की साफ सफाई कैसे करनी है, जल का निकास होना चाहिए, स्वच्छता, अपशिष्ट का निष्पादन, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ आपके घर में निकल रहे हैं उनका निष्पादन, जैसे कि आप जानते हो अगर आपके घर में आपने वेजिटेबल को पील किया है तो उसके छिलके आप गाय को भी खिला सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ प्लास्टिक वाली चीज़ें होती हैं उनको कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, उनको अलग एक जगह स्टोर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। संरक्षण, जल वहन, मतलब कैसे आप जल का संरक्षण कर सकते हो, कैसे उनके वहन तंत्र, मतलब जो आपके घर में नालियों का पानी जा रहा है उसका एक तंत्र बना सकते हो, मतलब ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। करती तो ये गवर्नमेंट काम है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट योजनाएं ला रही हैं, किस तरीके से ये योजनाएं काम कर रही हैं, किस तरीके से इन्होंने सिस्टम को चलाया है। जैसे ये भी एक सेफ्टी टैंक जो बनता है, सीवर बनता है, तो ये क्या आप लोगों की योजना नहीं, गवर्नमेंट ने ही तो चलाई है। तो आपको एक्चुअली में ये पता होना चाहिए कि सेफ्टी टैंक क्या है, सीवर का जल क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, ये संरचना इसकी क्या है, ये सब पता होना चाहिए। इसके उद्देश्य क्या है, क्यों ये बनाया गया है। भाई जगह जगह जो लोग मल को फेंकते हैं इधर उधर, मतलब खेतों में जाते हैं लोग, इस गंदगी से बचाने के लिए ये सेफ्टी टैंक, सीवर के जल, ये सब चीज़ें शुद्ध करने के लिए ये कुछ योजनाएं आई हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जल के स्रोत एवं भंडारण क्या है, ये सब पता होना चाहिए। इसमें आपके तालाब भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको झीलें भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तब इसके लिए कि आप SST पढ़ने जाओगे, नहीं, इसके लिए आप यही करोगे, अपने लेवल की एक बुक ले आओ, उसमें आपको उतना ही मिलेगा जितना सिलेबस है, ठीक है। नहीं तो आप उसमें पढ़ने लगे SST वगैरह में, मतलब कहते हैं जहाँ पर ज्योग्राफी वगैरह में, तो आप तो उलझ जाओगे, ज्योग्राफी फिर अपना अलग विषय हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर एनवायरनमेंट में आप पढ़ने लगे तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो एक अपनी ही लेवल की एक बुक ले आओ हेल्थ साइंस की, जिसमें आपको एक जगह चीज़ें मिल जाए। अशुद्धियाँ एवं उनका शुद्धिकरण, स्वास्थ्य, व्यायाम का शरीर के विभिन्न तंत्रों पर प्रभाव, संक्रमण से स्रोत एवं माध्यम, मतलब जो भी अशुद्धियों से समस्याएं होती हैं तो उनको कैसे मतलब कैसे शुद्ध करोगे अपने वातावरण को, जिससे आपको वो समस्याएं ना हो। भाई आपको पता है संक्रमण है आपके आसपास तो बीमारियां फैलेंगी, तो उसको शुद्धिकरण करना। जैसे मान लो मच्छर हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, ठीक है। मच्छर क्यों आ रहे हैं, गंदगी से आ रहे हैं। मक्खियाँ क्यों आ रही हैं, गंदगी से आ रही हैं। तो उसका साफ सफाई कर दोगे तो शुद्धिकरण हो जाएगा, ठीक है। व्यायाम वगैरह करना, शरीर के लिए स्वस्थ रखना, ओके। व्यायाम का विभिन्न तंत्रों पर, हमारी हड्डियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, संक्रमण के स्रोत क्या क्या हैं, किन किन माध्यमों से जो है इन्फेक्शन फैलता है, तो इन माध्यमों की बात करना, फिर उनका उपचार भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। संक्रमण के संरक्षण के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है, कैसे कैसे आप संक्रमण से अपने आप को संरक्षित रख सकते हो। भोजन एवं पौष्टिकता, देखिएगा, भोजन को कहाँ पर, इतना लास्ट में बिल्कुल, भोजन एवं पौष्टिकता, सामुदायिक पौष्टिकता, माता होगा यहाँ पर, माता एवं शिशु की पौष्टिकता, रोगी का पौष्टिक आहार, मतलब बस इतना सा न्यूट्रिशन साइंस मेरे हिसाब से, बस इतना न्यूट्रिशन साइंस इन्होंने लास्ट में डाला है, ठीक है। कैसे गजब बेइज्जती की है न्यूट्रिशन साइंस की, गजब बेइज्जती हुई है इसमें, ठीक है। तो गृह प्रबंध की बात करें, होम मैनेजमेंट का सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो पारिवारिक यंत्र, व्यावहारिक, भौतिक उपभोक्ता एवं बाजार, आंतरिक डिजाइन, संस्थागत प्रशासन और प्रबंध का सिद्धांत, पारिवारिक घर और घर की सजावट। भाई साहब गजब वाली बेइज्जती नहीं, गजब से गजब वाली बेइज्जती है ये, देख रहे हो। मतलब जो गृह प्रबंध होता है, पारिवारिक यंत्र तो समझ गए मैं कि जो होम मैनेजमेंट की जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ पर हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। हम व्यावहारिक तौर पर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर कुछ चीज़ों पर संगठन बनाते हैं, संगठन में एक नियंत्रण होता है, नियंत्रण करके जब हम काम करते हैं तो हमें समय समय पर उनका मूल्यांकन भी करना पड़ता है कि काम सही चल रहा है या कमी है तो क्यों है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद जो अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको मूल्य लक्ष्य स्तर नहीं पढ़ना पड़ेगा, कि प्रबंध के प्रेरक तत्व नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पर फर्नीचर नहीं पढ़ना पड़ेगा, फर्नीचर भी पढ़ना पड़ेगा। फर्नीचर को इन्होंने कहाँ डाल दिया है बताएं, घर की सजावट में फर्नीचर भी आता है आपके, ठीक है। उसके बाद सजावट की तो बात कर ही दी है। इसके बाद अगर हम बात करें फर्नीचर के साथ साथ आपके घर में जो भी किचन है आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, रसोई के प्रकार भी पढ़ने पड़ेंगे। पहले तो हम शुरुआत की ही यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका अर्थ हो गया, ठीक है। आपको गृह प्रबंध का अर्थ पता होना चाहिए, उनकी परिभाषाएं भी पता होनी चाहिए। जो मतलब आपके मन में ये आ रहा था ना कि बस इतना सा सिलेबस है, तो आपको हम बता दें इतना सा ही नहीं है। आपको गृह प्रबंध के यहाँ पे महत्व, उद्देश्य, ये जो गृह प्रबंध लिखा है, मतलब आप ये इसे सिलेबस समझ लो कि आपको पूरा गृह प्रबंध पढ़ना है। ये से तो काट ही दो भाई, इतने से में क्या हो जाएगा। मान लो आपने उपभोक्ता बाजार लिख दिया तो बस उपभोक्ता बाजार ही
बस एक लेसन ये पढ़ लिया, ठीक है, और आपने घर की सजावट लिख दी, चलो घर की सजावट हमने पढ़ ली, सिद्धांत पढ़ लिए। तो भाई ये ऐसा नहीं है भाई, आपको अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व या उद्देश्य भी कह सकते हैं हम, ठीक है, क्या क्या बाधाएं हैं गृह प्रबंधन में ये भी पढ़ने हैं, साधन क्या क्या हैं वो भी पढ़ने हैं, मानवीय अमानवीय के अलावा जो आपके लक्ष्य हैं दीर्घकालीन अल्पकालीन, वो तो लक्ष्य भी हमने बता ही दिया, स्तर में आ जाए, सॉरी उत्प्रेरक तत्व में आपके आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़नी है, ठीक है, इनका प्रोसेस भी पढ़ना है, निर्णय प्रक्रिया क्या है वो भी आपको छोड़ना नहीं है, वो भी पढ़ना है, निर्णय प्रक्रिया भी पढ़ना है, इनके चरण पढ़ने हैं, सब कुछ इसमें आपको पढ़ना है। ओके, परिवार क्या होता है, परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, जो आपको ये लग रहा है, आप अगर मुझ पर भरोसा ना हो कि मैम इतना बड़ा सिलेबस आप करती जा रही हो, तो आप एक बार PYQ उठाकर देख लीजिए। भाई मैं तो अब आपको पढ़ाती हूँ तो मेरी तो नज़र रहती है भाई, पूरे दिन मेरा काम ही यही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ आपकी आंखों को धोखा है, आप इसको अच्छे से पढ़िए पूरा सिलेबस, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है यहाँ पर, चाहे पारिवारिक आवश्यकताएं हो, चाहे बैंक हो, चाहे समय व्यवस्थापन हो, चाहे वर्क सिंप्लीफिकेशन हो, ठीक है, सब कुछ, पारिवारिक आय के साधन, आपको एंजल्स लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, पारिवारिक बजट जिसे हम कह सकते हैं, ये आय व्यय सब पढ़ना होगा यहाँ पर। परिवार में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका मकान जो बनता है, भवन निर्माण जो सामग्री होती है वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, भवन निर्माण सामग्री, रसोई घर तो बता दिया ना मैंने आपको, और घर की साफ़ सफाई सुरक्षा तो इन्होंने दी ही हुई है, सजावट में आ जाएगी साफ़ सफाई भी, ठीक है। उसके बाद आपके जो मेन जो जैसे गृह प्रबंध जुड़ा हुआ है, कला के तत्व, कला का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, ठीक है, डिज़ाइन जो आपकी रचनात्मक और संरचनात्मक जिसे हम सजावटी डिजाइन भी कहते हैं, ठीक है, प्रकाश व्यवस्था, आपको रंग, कलर जिससे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आप ये मत समझिए ये इतना सा ही सिलेबस है, मैं सिलेबस डिस्कस करने वाली नहीं थी, इसीलिए तो मैंने कल पोस्ट लगाई थी कि जिस बच्चे के पास सिलेबस नहीं होगा उसे मिल जाएगा, लेकिन जो आपका प्रश्न आया तो मैंने सोचा ऐसे ना जाने कितने नए कॉम्पिटिटर होंगे, उनके साथ क्या होगा, ठीक है। तो मैंने सोच लो पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, पढ़ाई तो रोज़ होती है, ओके, और प्रैक्टिस की रहेगी, प्रैक्टिस ही मैं कराती हूँ, बहुत चैनल करा रहे हैं, कहीं भी कर लीजिएगा, ओके। तो मैं फिर ये सोचकर सिलेबस लेकर आई, मैंने पहले इन्हें सिलेबस तो बताएं, एथलीट ये तैयारी किस चीज़ की करेंगे जब सिलेबस ही नहीं होगा। तो आपको हमने बता दिया भाई पुष्प, फ्लावर डेकोरेशन, मैं भूल गई थी, फ्लावर डेकोरेशन, ओके, फर्नीचर मैंने बता दिया आपको। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी इसमें, ओके। मानव विकास के सिद्धांत, बाल विकास में देखिए 2 शब्दों में बात खत्म, मानव विकास के सिद्धांत। अब विकास के सिद्धांत किस किस के, मानव विकास, इसमें आपको गर्भावस्था, ठीक है, मानव विकास कहाँ से शुरू होता है, गर्भावस्था से, गर्भावस्था के बाद वो नवजात बनता है, ठीक है, नवजात के बाद वो क्या बनता है, बाल्य, मतलब नवजात के बाद शैशव अवस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर प्यूबर्टी एज में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है, ये सब आपको पढ़ना है। और ये क्या छोटा मोटा है, इसके अंदर पूरी रामबाण चीज़ें समाहित हैं, ठीक है, पूरा समुद्र है ये, लेकिन मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, अगर आपकी तैयारी होगी तो आपकी बहुत अच्छी है, बस उसको थोड़ा सा रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ पर इतिहास, इतिहास से मतलब वही हो जाता है मानव विकास का इतिहास, यहाँ पर आपको कोई वो हिस्ट्री नहीं पढ़नी है कि होमो सैपियंस आए फिर वो आए फिर वो आए, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस हमारा जो विकास होता है किस तरीके से होता है वो आपको पढ़ना है, क्या क्या उसके नियम होते हैं उसको पढ़ना है। भाई आपको पता है विकास के नियम भी होते हैं, ओके। इसमें आपको वृद्धि, विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सब कुछ पढ़ना है, ओके, समझ में आ गया। और गर्भावस्था वगैरह भी छूटेगी नहीं, वो भी आपको यहाँ पर भी पढ़नी है। हाँ ये है, यहाँ वहाँ पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें याद हो ही जाएंगी, जो आपको फिजियोलॉजी वाला हमने भी पढ़ाया था, मानव शरीर क्रिया विज्ञान बताया था सिलेबस, उसमें भी वो चीज़ हो जाएगी। तो चलो उसको तो आप इधर नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, लेकिन जब आप ये विकास पढ़ते हो ना तो गर्भावस्था से ही बच्चे का विकास स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ें आपको 2-3 जगह सेम मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रारंभिक स्कूल जो आपके, इसमें कुछ पद्धतियाँ भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे आपको किंडरगार्टन प्रणाली पढ़नी पड़ेगी, आपको मॉन्टेसरी प्रणाली पढ़नी पड़ेगी, और आपको साथ ही साथ इरेक्शन पढ़ने होंगे, जीन प्याजे पढ़ने होंगे, जो मैं मेन बता दे रही हूँ, जो इसमें पूछे जाते हैं हमारे होम साइंस में। देखो वो मनोविज्ञान जो है हम पढ़ते हैं, या बाल विकास कह लो या मनोविज्ञान पढ़ लो, उसका कुछ पोर्शन बाल विकास में पूछा जाता है, जैसे कि आपको इरेक्शन पूछे जाते हैं, आपके जीन प्याजे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और भी हैं, अल्बर्ट बंडूरा पूछे जाते हैं, फ्रॉइड पूछे जाते हैं। तो जो स्टैनले हॉल के विषय में थोड़ा बहुत, स्टैनले हॉल तो आपको बाल विकास किशोरावस्था में पढ़ने को मिल जाएंगे, उसको अलग से नहीं पढ़ना है, कोई उनकी सिद्धांत नहीं है, उन्होंने इस पर काम किया है किशोरावस्था पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, ओके।
और उसी में आपको फिर बच्चों का न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा पढ़ने को। वस्त्र एवं परिधान टेक्सटाइल के विषय में, परिधान के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तत्व, भारत के पुराने परिधान की डिज़ाइनिंग, ठीक है, कपड़े की संरचना, वस्त्रों का रंगना, छापना एवं काटना एवं सिलना। भाई इतना अगर मुझसे कोई कह दे तो मैं तो बस एक बार अभी रिवीजन करूँगी और कहूँगी पेपर ले लो मेरा, ठीक है। क्योंकि भाई साहब इतना पढ़ते पढ़ते अब इतना तो नहीं है कि हम कतई इसके लिए भी 6 महीने मांगेंगे, लेकिन साहब बात यहाँ पर यह है कि इतना कम सिलेबस है ही नहीं, ठीक है, इतना कम नहीं है जितना दिख रहा है। तो यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे आपसे, आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना होगा एक बार बात कर लेते हैं, हंसी मजाक तो चलती रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको वस्त्र विज्ञान का महत्व पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है आपसे सिद्धांत नहीं पूछे जाते हैं, चारों सिद्धांत से प्रश्न बनता है, तो चारों सिद्धांत आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जो सुरक्षात्मक सिद्धांत है, सजावटी सिद्धांत है, ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इनकी पता ही होनी चाहिए, वो तो लिखा ही है इन्होंने, इतिहास तो हर जगह ही लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर परीक्षण भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, देशों के जो परीक्षण होते हैं बहुत तरीके के, लंबाई के आधार पर परीक्षण, लंबाई एवं व्यास का परीक्षण किया जाता है, बाहरी आकृति देखकर परीक्षण किए जाते हैं, निष्पीड़न परीक्षण होता है आपका, कुछ रासायनिक परीक्षण होते हैं, माइक्रोस्कोपिंग टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो पता होना चाहिए कि उसमें रेशे किस प्रकार दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ अब हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो आपको कपास पता होना चाहिए, मतलब प्राकृतिक और वानस्पतिक और खनिज रेशे कौन कौन से होते हैं। इतना ही नहीं, आपको जो भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो भी पता होने चाहिए। उसके साथ साथ उससे भी पहले सिंथेटिक फाइबर से पहले मानव निर्मित रेशे जैसे कि रेयॉन है, नायलॉन है, ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। कपास जो है आपका प्राकृतिक जगत की वनस्पति में आ जाएगा, लीलन आपकी वनस्पति में आ जाएगा, जूट है, हेम्प है, सीसल है, अबाका है, ये कुछ भी छूटना नहीं है, ये सब इसमें ही समाहित है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, जो आपके प्राणिज हो गए, ऊन और रेशम, इनको भी पढ़ना होगा। और अब तो नए नए तरीके की चीज़ें आ रही कि कस्तूरी कॉटन क्या है उसके विषय में आपको पता होना चाहिए, लोटस फाइबर आने लगे हैं वो क्या है उनके विषय में पता होना चाहिए, लोटस फाइबर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर कपास लीलन की बात हो गई, प्राणिज की। हाँ, खनिज में आपके एस्बेस्टस को मुख्यतः पूछा जाता है, तो एस्बेस्टस तो पूरा पता होना चाहिए, और एस्बेस्टस से प्रश्न भी अच्छे अमाउंट में हर जगह बनता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं रेयॉन और नायलॉन के विषय में पता होना चाहिए। ताप सूनम्य रेशे जो आपके कहे जाते हैं, जो भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं जैसे नायलॉन है, ठीक है, नायलॉन के निर्माण की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। कुछ अन्य ताप सूनम्य रेशे भी आते हैं जैसे कि टेरिलिन है, डेक्रोन है, और इनकी भी सारी रासायनिक भौतिक विशेषताएं या फिर निर्माण का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एथलीट इसके विषय में ये तो पता ही होना चाहिए कि किससे बना है, ठीक है, क्या प्रक्रिया है, इनमें अवशोषकता होती है नहीं होती है, इलास्टिसिटी होती है नहीं होती है, प्रतिस्कंदता होती है नहीं होती है, ये छोटी मोटी चीज़ें। इनकी लंबाई के विषय में, भाई लंबे ही होते हैं ये रेसे जो कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, ये छोटे तो होते नहीं, लेकिन पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। मेथड पता होना चाहिए, कौन सी विधि से बने हैं, मेल्ट विधि से बने हैं, वेट मेथड से बने हैं, ड्राई मेथड से बने हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। बात यही नहीं खत्म होती है, कताई का प्रोसेस पता होना चाहिए, रेशे से धागे की निर्माण की प्रक्रिया कताई कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। बुनाई में आपके बुनाई पढ़ी आती है, ठीक है, नमडा जिसे फेल्ट भी कहते हैं, नीटिंग जो हाथ से बनाई जाते हैं, जो स्वेटर वगैरह बुनते हैं, या हौजरी के वस्त्र जो होते हैं नीटिंग विधि से बनाए जाते हैं, तो ये सब आपको चीज़ें पता ही होंगी, तभी आप काम चला पाओगे। जो भी इसके अलावा भी कुछ बनावटें आती हैं, रंगाई और छपाई तो उन्होंने लिखा भी है, छापना और काटना, रंगना, तो ये तो इन्होंने विशिष्ट तौर पर। तो आपको सभी रंजक पता होने चाहिए कि संश्लिष्ट रंजक क्या होते हैं, किसने खोज की, हेनरी विलियम पार्कर ने संश्लिष्ट रंजकों की खोज की थी, याद होगा। प्राकृतिक रंग क्या क्या होते हैं, ठीक है, आप जानते हो, मेहंदी है, हर्र है, बहेड़ है, ये सब क्या है, प्राकृतिक रंजक हैं, आप जानते ही हो। चुकंदर से भी प्राकृतिक रंग प्राप्त होता है। कुछ मछलियाँ वगैरह आती हैं, हालांकि वो बहुत महंगा प्रोसेस होता है, तो लेकिन आपको बुक में ये सब चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, ओके। उसके बाद जो छपाई की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बॉटिक हो गई आपकी, और टाई एंड डाई हो गई, इस तरीके से बहुत सारी। और परिचर्याओं की बात करें तो आपको कैलेंडरिंग है, टेंडरिंग है, मर्सराइजिंग है, ये सब इसमें बेटा पढ़नी पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते हो मैम बस इतना ही सिलेबस है। भारत के परंपरागत वस्त्र, भारत की कढ़ाइयाँ, आपको सब, चाहे आपकी सरिसा, चाहे आपकी पंजाबी फुलकारी हो, चाहे कच्छ फुलकारी हो, चाहे कश्मीर का कसीदाकारी हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। मणिपुर हो गया, आपके बंगाल की जो कढ़ाइयाँ हैं, चंबा रूमाल कहाँ का, ये सब पूछे जाते हैं। तो अब मैं मोटे तौर पर आपको ये बता दे रही हूँ कि ये सब चीज़ें आपको याद आ जाएं कि हाँ अच्छा ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं और ये चीज़ें भी यहाँ पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में स्पेशली नाम नहीं लिखा है तो वो सिलेबस में नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि PGT हो चाहे TGT हो, बहुत से कॉम्पिटिटर बिल्कुल न्यू होंगे जिन्होंने
फॉर्म तो भर दिया होगा, लेकिन अभी तक पेपर का स्वाद नहीं लिया होगा कि टीजीटी पीजीटी में पेपर कैसा होगा, और पीवाईक्यू पता नहीं है लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो इस वजह से जब सिलेबस हम बनाते हैं तो हमें सबको ध्यान में रखकर हमें चीज़ें बतानी पड़ती हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रसार शिक्षा पर। तो प्रसार शिक्षा में भी बच्चा, अच्छा एक चीज़ और है, बहुत सी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। हमने मोटे तौर पर आपको ये बता दिया है कि आपको यही चीज़ें पढ़नी है, जिससे आप ये आइडिया लगा लिया। मैंने कह दिया क्या, टेक्सटाइल में आपको जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो सब पढ़ना है। जैसे कि अभी भी अगर मैं बढ़ूँ आगे तो आपको पता है धुलाई के उपकरण भी पूछे जाते हैं, धुलाई के सिद्धांत की विधियाँ, और आपका वो स्टेन वाला जो होता है दाग धब्बे छुड़ाना, और दाग कौन सा दाग है, किस विधि से छुड़ाया जाता है, ये सारे मतलब प्रोटीन के दाग धब्बे होते हैं। आपके जो प्राकृतिक तौर पर किसी भी चीज़ जैसे वनस्पति का कोई दाग लग गया है तो उसे कैसे छुड़ाओगे, खनिज दाग कैसे छुड़ाओगे, स्याही का दाग कैसे छुड़ाओगे, लिपस्टिक का दाग कैसे छुड़ाओगे, ये सारे दाग धब्बों से भी प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है, शुष्क धुलाई क्या होती है, काफ़ी पूछा जाता है, आपसे जानते हो शुष्क धुलाई के विषय में। सिलाई मशीन भी आपको छोड़नी नहीं है। ओके, सिलाई मशीन जो है, सिलाई के टाँके हैं, बुनाई की और बुनाई कला हो गई, कढ़ाई के टाँके हो गए, कढ़ाई, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आ जाते हैं हम एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा। आई थिंक ये लास्ट है, अब आपका हो ही गया सिलेबस। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा में भी अगर हम वही बात करेंगे आपसे, तो प्रसार शिक्षा में प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है ग्रामीण जीवन के लिए, ये आया हम सभी जानते हैं। ठीक है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ओके, कहाँ से मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, क्षेत्र इसका क्या है, ये क्या करता है, लोगों में कौशल को डेवलपमेंट करता है, उनके ज्ञान को बढ़ाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसका दर्शन क्या है, ओके। सामुदायिक विकास योजना जो है आपकी, इसके अंतर्गत बहुत सारी योजना है, जैसे मातृंडम योजना हो गई आपके, एटा प्रयास हो गया, और साथ ही साथ बहुत सारी जो आपकी योजना है इसी के अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ती हैं। अनौपचारिक शिक्षा है, ये कैसी शिक्षा है, तो ये एक अनौपचारिक शिक्षा आप सभी जानते हो। तो ये अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसके विषय में पढ़ना। ठीक है, प्रसार शिक्षा की जो विधियां हो गई, शोध यंत्र हो गए, ये भी पढ़ना है आपको, तकनीक एवं प्रारंभिक सांख्यिकी, ये तो मोटे तौर पर सिलेबस हो गया। ओके, अगर आपसे मैं कहूँ तो इसमें ही आपको जो भी है, आपको कठपुतली पढ़ना पड़ेगा, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। ठीक है, कठपुतली आपको पढ़ना पड़ेगा, कठपुतली आपको, साथ ही साथ जो भी दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं उसके विषय में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपके मस्तिष्क मंथन पूछा जाता है, मस्तिष्क मंथन क्या है ये पता होना चाहिए। आपके समूह जो होते हैं समूह के विषय में आपसे पूछा जाता है। विधि प्रदर्शन क्या है, परिणाम प्रदर्शन क्या है, महिला सशक्तिकरण हो गया, इससे संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ग्रामीण जो आपकी योजनाएं चल रही हैं उनके विषय में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो योजनाओं से प्रश्न बनते हैं, जैसे सामुदायिक विकास योजना ही नहीं और भी बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं, वो हमारी जो योजना है वो प्रसार शिक्षा के ही अंतर्गत वो प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रसार शिक्षा में जो है इनका इतिहास वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको मेनली यहाँ पर जो सिलेबस दिख रहा है वो मैंने बता दिया है। अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो आपको बता दूं, हर पलानी की बुक प्रसार शिक्षा के लिए अच्छी है, लेकिन अगर आपको प्रियंका मैम की बुक्स मिल जाती हैं तो आप वही ले लीजिए। ठीक है, सभी टॉपिक उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियरली सरल भाषा में जो है डिफाइन किए हुए हैं। मैं तो बस एक ही बुक को अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ इस समय। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बातें, जैसे कि इस सिलेबस को एक बार आप छोड़िएगा नहीं, देखिएगा ज़रूर, और जो यहाँ तक सुन रहा है मेरी बात तो इसका मतलब वो पूरा सिलेबस देख चुका है। ओके, दूसरी बात है कि मैंने जो ये कहा है, आप एक बार इनको पीवाईक्यू को चेक कर लीजिए कि किस जगह से पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप अपने हिसाब से अपने लेवल से भी चीज़ें चेक करिए, तो उन पीवाईक्यूज़ पर आप जब वर्क करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि पोर्शन कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप उस पर काम ज़्यादा करिए। जैसे मैंने बताया पीजीटी में 50% सिलेबस आपका मानव शरीर क्रिया विज्ञान का है, तो ये बिल्कुल सच है। आप देखोगे पीवाईक्यू में पीजीटी में आपको वो पोर्शन ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद अभी आप सर्च करोगे उसमें, मतलब पढ़ोगे, तो आपको ये आइडिया लगेगा अगर टेक्सटाइल से पूछा गया है तो कितना पोर्शन पूछा जा रहा है। ओके, अगर आपसे प्रसार शिक्षा से पूछा गया है तो कितना पोर्शन पूछा जा रहा है, या फिर कौन सा टॉपिक विशेष तौर पर पीजीटी के एग्जाम में फॉलो किया जा रहा है, तो उस पर आप काम करें। ठीक है, उस पर आप काम करें। ओके, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, लीफलेट्स होते हैं, आपके पोस्टर होते हैं, चार्ट होते हैं, जो भी आपके दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, ये सब आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो प्रचार कार्यकर्ता के कार्य क्या होते हैं, उसके क्षेत्र क्या होते हैं, स्वास्थ्य वर्कर क्या होते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य वर्कर क्या होते हैं, ठीक है, ग्राम सभाएं क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपसे प्रचार शिक्षा में पूछी ही जाती हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आज हमने सिलेबस को डिस्कस किया है। 40 मिनट की करीब वीडियो बन चुकी है और हम नहीं चाहते हैं ज़्यादा आपका समय और लिया जाए। तो एक बार जाते जाते मुझे उम्मीद है सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।